चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों जल्दी आओ, स्टार्ट करते हैं। लिखो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। ब्रैकेट में लिख लो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। चले क्या बच्चों? चले, आ जाओ। आप जानते हो कि जो इक्विलिब्रियम होता है और जो डबल डेरिवेटिव ऑफ यू होता है वो हम ऐसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं, हम बेसिकली स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर चेक करते हैं, है ना। डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, है ना, या डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी रीड करते हैं, ठीक है ना। डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं डेल बाय डेल एक्स ऑफ, क्या डी यू बाई डी एक्स लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना इसको। डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिख सकता हूं ना, हाँ कि ना? जल्दी बताओ। अब बच्चों मैं जानता हूं और तुम भी जानते हो कि एफ इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, एफ का मैग्नीट्यूड। तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा माइनस का डी एफ बाई डी एक्स बन जाएगा मेरा। इसकी वैल्यू माइनस एफ पुट करनी पड़ेगी मेरे को, इसकी वैल्यू माइनस एफ, तो ये आ जाएगा माइनस डी एफ बाई डी एक्स। समझ में? हाँ, ओके। तो मैं लिखूंगा डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ डी एफ बाई डी एक्स, or we can say negative of slope of fx ग्राफ। समझ में आया ना? हाँ, तो जहां पे याद रखना, आपने ये कंडीशंस पढ़ी भी थी कि जहां पे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर जहां पे है, देखना सभी, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर आपने खुद ने पढ़ा था, जहां पे ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो होता है। वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। आता है या नहीं आता है? आता है ना। वो कंडीशन ऑफ क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां पे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है, मतलब लेस देन जीरो, यहां पे क्या आती है? कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
ये क्या आती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मैं यहां पे लिखूंगा d2u/dx²। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या df/dx का ग्राफ नेगेटिव होगा? ये नेगेटिव होगा तभी तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, हाँ कि ना? मतलब जहां पे एफ एक्स कर्व का ग्राफ नेगेटिव होगा, या जहां पे एफ एक्स कर्व का स्लोप नेगेटिव होगा, जहां पे एफ एक्स कर्व का स्लोप नेगेटिव होगा, वहां पे पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगी उस पॉइंट पे, हाँ कि ना? पर कंडीशन ये भी है कि सर उन पॉइंटों पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये भी तो होती है कि एफ नेट जीरो होना चाहिए। मतलब वो पॉइंट जहां पे एफ नेट जीरो हो और एफ एक्स कर्व का स्लोप नेगेटिव हो, दैट इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड, d2u/dx², अगर हमें नेगेटिव करना है तो मेरा df/dx क्या होना चाहिए? पॉजिटिव करना होना चाहिए, तभी तो नेट मेरा नेगेटिव आएगा, आएगा ना? हाँ, तो बेसिक फंडा तो ये है कि सर इक्विलिब्रियम आता ही तभी है, इक्विलिब्रियम आता ही तभी है जब नेट फोर्स जीरो। तो आ जाओ डील कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ये कर्व, एफ एक्स कर्व, तुम बताओगे मेरे को ए बी सी, कौन सा पॉइंट, कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है? जल्दी बताओ, कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है? ए पे, बी पे या सी पे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा है? जल्दी बताओ। एफ एक्स कर्व का ग्राफ है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा है? जल्दी बताओ, शाबाश। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहां पे आता है? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या जहां पे नेट फोर्स जीरो? तो हम बोल देंगे सर ए एंड सी आर द पॉइंट वेयर एफ नेट इज जीरो। तो ए एंड सी आर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अरे बी कहां पे? बी पे तो स्लोप जीरो है, df/dx जीरो है, df/dx जीरो है यहां पे, चेंज जीरो है ना कि वैल्यू जीरो है। यहां पे देख फोर जीरो है ना, यहां पे भी फोर जीरो है, और जहां पे फोर जीरो रहता है वहां पे क्या आता है? इक्विलिब्रियम आता है। हाँ, अब ए और सी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये तो ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है, ये बताओ। तो हम बोलेंगे सर स्टेबल के लिए हम अगर ध्यान से देखें तो स्टेबल की कंडीशन में देखो एक बार कि सर हमारा df/dx का ग्राफ कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। सॉरी, df/dx का स्लोप कैसा होना चाहिए? f और x का स्लोप, f और x का स्लोप कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए ना। f वर्सेस x का स्लोप कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तब जाके हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो हम बोलेंगे सर स्लोप हमारा नेगेटिव तो c पे होगा। c पे स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो c क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। c पे हमारा क्या है? स्लोप नेगेटिव। तो सी हमारा हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम तो सर ए पे भी है, इक्विलिब्रियम तो ए पे भी है। तो बच्चों ध्यान से देखना, ए पे स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। अरे ए पे थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव।
और जहां पे एफ एक्स कर्व में स्लोप पॉजिटिव होता है वहां पे डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, नेगेटिव। और जहां पे नेगेटिव हो जाएगा, जहां पे डी एफ बाई डी एक्स या एफ एक्स कर्व का स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, जहां पे एफ एक्स कर्व का स्लोप नेगेटिव हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी कंडीशन, कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया क्या बच्चों, आया? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाएंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ये बात बता देता हूं, ठीक है ना। बच्चे घबरा जाते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है ब्रो। ओके, आगे चलें, आगे चलें। दोबारा से रिपीट करना है तो बताओ, रिपीट करना है तो बता दो वरना। अरे लिख दो रिपीट, जिसको रिपीट चाहिए वो, बस बात खत्म। जो कल का पढ़ के आया होगा ना उसको तो चाहिए नहीं, और नहीं पढ़ के आया वो रिपीट ही चाहिए। घर से पढ़ के नहीं आते हो फिर बोलते हो रिपीट। क्या नया पढ़ाया भाई मैंने? देखो, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ये डिसाइड करता है इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहां से आया डी यू बाई डी एक्स, और मैं जानता हूं डी यू बाई डी एक्स को लिखते हैं हम नेगेटिव ऑफ एफ, तो मैंने लिख दिया एफ, नेगेटिव बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं जानता हूं एफ क्या होता है, एफ ये होता है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिखा। अब एफ एक्स कर्व का स्लोप का नेगेटिव क्या कहलाता है, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। अब डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मेरा पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में हूं, तो मैं लिखूंगा डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज टू माय नेगेटिव ऑफ डी एफ बाई डी एक्स, और यहां पे डी एफ बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ एफ एक्स कर्व। अगर एफ एक्स कर्व का स्लोप नेगेटिव आ गया तो नेट क्या आ जाएगा, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो कंडीशन ऑफ क्या हो जाएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे स्लोप नेगेटिव है, देखो थीटा ग्रेटर देन 90, स्लोप नेगेटिव है, तो दैट इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और मेरे को पता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहां पे आती है, जहां पे एफ नेट जीरो, तो इस ग्राफ में एफ नेट दो जगह पे जीरो है। अब बी ए पॉइंट पे भी एफ नेट जीरो है। अब हमने देखा ए पॉइंट पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव बाहर आ गया, तो नेट क्या आएगा, नेगेटिव, तो दैट इज कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? समझ में आया क्या? आगे चलें बच्चों। अब पावर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं, और पावर इतना ही है, तुम्हारे बात ध्यान रखना, बाकी तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, ठीक है। क्वेश्चन और इसमें वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो तुम्हें खुद से करने हैं, मैं तुम्हें सिर्फ डीपीपी दे सकता हूं इसकी थोड़ी इजी लेवल की, जिससे तुम थोड़ी प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा कर लो। पावर बेसिकली क्या होता है, जैसे अब तक तुमने क्या पढ़ा है, एक ब्लॉक है मास एम का, उस पर आपने एफ फोर्स लगाया कांस्टेंट, उसने डी डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया हमारा एफ का मैग्नीट्यूड डी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, यही होगा ना। मान लो टी इक्वल टू 0 पे हम यहां पे थे, टी इक्वल टू टी पे, या मैं बोलूं टी इक्वल टू 2 सेकंड पे यहां पे आ गए, आ गए क्या, है ना, अच्छी बात। मान लो यहां तक ब्लॉक, यहां पे तो रेस्ट पे था, यहां पे जब फोर्स लगाते लगे, यहां पे वेलोसिटी हो गई v, तो ये वेलोसिटी क्या, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर। समझ में आया? तीसरी बात, जब ए से बी पे आप मूव करोगे, ए से बी पे, तो कितनी जल्दी यहां पे पहुंचे, जितनी जल्दी पहुंचोगे उतनी ज्यादा पावर यूज होगी, जितना धीरे पहुंचोगे उतनी कम पावर यूज होगी।
तो पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक्सप्लेनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो यहां पे पावर क्या आएगी? वर्क अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो आप लिखोगे एफ डी कोस थीटा अपॉन 2 सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? तो जितना टाइम कम होगा उतनी ज्यादा पावर यूज करनी पड़ेगी सेम वर्क के लिए। अगर आप जितना टाइम कम लगाओगे एक वर्क के लिए उतनी ज्यादा पावर यूज करनी पड़ेगी, है ना? आगे ना, समझ में आया? इसलिए तो बोलते हैं रनिंग में जिसमें ज्यादा पावर होती है वही आगे निकलता है स्प्रिंट में। भाई रेस तो पूरी 100 मीटर की सभी कर देते हैं, तो वर्क तो सभी ने उतना ही किया है, पर पावर किसने ज्यादा लगाई? जो जल्दी पहुंचा, है ना, उसेन बोल्ट ने। समझ में आया? पावर किसकी सबसे ज्यादा है? उसेन बोल्ट की। हाँ कि ना? अगर मास ऑफ सभी एथलीट्स आप बराबर मान लो तो पावर ऑफ उसेन बोल्ट सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे कम टाइम में वर्क करता है फ्रिक्शन के अगेंस्ट। आगे चलें। सेकंड डेफिनेशन आती है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो हम लिख देंगे टोटल एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया? दूसरी बात सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, पावर बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? इसकी यूनिट क्या होती है? तो मैं बात करूंगा वर्क की, क्या होती है? जूल। नीचे टाइम, तो हम लिखेंगे जूल पर सेकेंड। समझ में आया? सेकेंड, एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है वॉट। कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं ऐसे, स्मॉल से। ठीक है? हाँ। तीसरी बात कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 L2 T-2। और नीचे एक और टी आ गया तो वो क्या कर देगा? T-3। समझ में आया? फोर्थ, इसकी अदर यूनिट, तो एक यूनिट होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होती है? दैट इज नियरली इक्वल टू 746 वॉट के बराबर, या 746 जूल पर सेकेंड एनर्जी। जूल पर सेकेंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो, रिलीज हो रही हो, जो भी हो रही हो, इसको लिख सकते हैं 746 वॉट। समझ में आया? अच्छी बात है। तीसरी बात आती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक बार में इशारा करवा देता हूं मैं, शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है बच्चों? चलें? आ जाओ तो। अब आता है एवरेज इंस्टेंटेनियस। पी एवरेज में डायरेक्टली लिख देना टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया?
आया क्या? या टोटल एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया क्या? अब आती है इंस्टेंटेनियस पावर, पी इंस्टेंटेनियस। हम जानते हैं पी इंस्टेंटेनियस इज बेसिकली लिमिट हम लिखते हैं जनरली डी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, और जहां पे डेल टी टेंड्स टू 0 हो जाता है वो पी इंस्टेंटेनियस होता है, दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी टी। याद रखना वर्क और पावर एक ही बात होती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी, ये भी पावर ही होती है, और ये ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी होता है, याद रखना। ठीक है ना? समझ में आया? कई बार आपको लिख दिया जाता है ऐसे, पी एज ए फंक्शन ऑफ टी दे दिया जाता है, पी एज ए फंक्शन ऑफ टी दे दिया जाता है आपको। ठीक है ना? कुछ भी टी स्क्वायर प्लस 2t आपको निकालनी है वर्क डन बिटवीन टाइम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड में। तो आप क्या करोगे? dw बाई dt वर्क निकालना है, dw बाई dt इक्वल्स टू p एज ए फंक्शन ऑफ t, तो आप लिखोगे dw इक्वल्स टू p dt इंटीग्रेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। समझ में आया? आया क्या? अब p की वैल्यू पुट कर देना, इंटीग्रेट करके सोल्व कर लेना, 0 से w हो जाएगा। समझ में आया? सेकंड पॉइंट देखो, ध्यान से देखो अब सभी, पावर को आप लोग क्या लिख देते हो? dw बाई dt, है ना? तो वर्क को आप क्या लिख सकते हो? f डॉट dx अपॉन dt। इसको क्या लिखोगे? f का मैग्नीट्यूड dx का मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ थीटा। जनरल केस में जनरली थीटा 0 डिग्री लिया जाता है, तो यहां पे 0 डिग्री ले लेना, नीचे dt आ जाएगा, तो आ जाएगा f कोस 0 की वैल्यू 1 dx बाई dt। समझ में आया? तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से अप्रोच करो। आप इसको यहां से ऐसे भी लिख सकते हो कि f dx बाई dt क्या हो जाएगा? dx बाई dt क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? v कोस थीटा, तो आप लिख दोगे f डॉट v। समझ में आया? आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? ठीक है, आपका ये टोटल पावर है, बस इतना पावर है। इस पे क्वेश्चन है, डीपीपी दे दी जाएगी आपको, 15-20 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे तो हम वो तो करेंगे ही करेंगे, पर ये एक तरीका बता दिया मैंने आपको पावर का। ठीक है ना? सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारा यूज होगा इसमें वर्क और एनर्जी थ्योरम ही। ठीक है ना? ये आप जानते हो, सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा डेटा दिया गया होगा, वो दिया गया होगा टाइम, और कुछ भी नहीं। वो टाइम है जो वो आपको डिवाइड करना है, और कुछ भी नहीं करना, पहले बता रहा हूं। ठीक है ना? तो कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे ना बच्चों? तो